हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग जो सेल्फ या मीटर फीडबैक बाइसिंग था, स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी जो बाइसीकरण था उसके बारे में स्टडी कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस हमारे को आरटीएच और वीटीएच के वैल्यू कैलकुलेट करने थे। और उसके बाद में इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्थायित्व गुणांक के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसको पहले से थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये जो अपना स्वाभिनति या सेल्फ एमिटर फीडबैक बाइस वाला जो सर्किट था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था और एक ये सर्किट था अपने पास में। इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया था। तो इसमें क्या था कि दो लूप थे। इधर अगर मैं इनपुट साइड की बात करूँ, दो लूप थे। तो इन दो लूप को हमने क्या किया था, एक सिंगल लूप में कन्वर्ट किया था विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन। दो लूपों को एक लूप में बदला था थेवेनिन की हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से। और थेवेनिन की हेल्प से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और जब भी हम लोग थेवेनिन की हेल्प से ऐसा करते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, आरटीएच को और वीटीएच को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आरटीएच और वीटीएच का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो 2 मिनट का गेम है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार देखो, ये देखो, ये सर्किट था अपने पास में, ये वाला। तो ए और बी पॉइंट को, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ रिप्लेस किया है आरटीएच और वीटीएच से, इससे पहले वाले सर्किट को। तो हम लोग इससे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो, जब आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी, थेवेनिन में एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो लेफ्ट वाली साइड है, यहाँ पर आप जहाँ से भी ए और बी पॉइंट ले रहे हो, तो ए और बी पॉइंट के ऊपर पहले तो इनको ओपन करके वीटीएच का वैल्यू कैलकुलेट करो। ए और बी पॉइंट को ओपन करने के बाद में इनके ऊपर जो भी वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो वीटीएच के इक्वल होता है। तो देखो, ए और बी को ओपन कर दिया, ए और बी को ओपन करा है, तो कैसे ओपन करते हैं इसको, देखो, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से इधर ये R2 कनेक्टेड है और इससे पहले ये R1 कनेक्टेड है, ये VCC कनेक्टेड है, ये VCC है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो मुझे इनको ओपन कर दिया। अब इसके ऊपर जो भी वोल्टेज आएगा ना, VAB, जो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो भी वोल्टेज आएगा वो VTH के इक्वल होगा। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और इन दोनों पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा, सपोज आप ये मानो कि इधर प्लस है, ये माइनस है, ये करंट आ रहा है इधर से, तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, करंट जाएगा इधर। तो इस R2 के ऊपर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 के ऊपर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल आएगा, VTH के इक्वल आएगा। तो R2 के ऊपर कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो। तो इसके लिए कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट देखो, इसमें इधर से करंट आ रहा है, तो ये इस लूप के लिए किरचॉफ लॉ लगा लो आप। तो इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस से एंटर कर रहा है ना, तो प्लस कर दिया, इधर एंटर कर रहा है, इधर आउट गोइंग है तो माइनस कर दिया, इधर से एंटर कर रहा प्लस, इधर माइनस। मान लो ये करंट जो है इसके अंदर आई करंट मान लो, तो इधर से आई करंट घूम रहा है ना, तो इसमें कैलकुलेट करो R1 R2। तो यहाँ से मैं चालू करता हूँ, यहाँ से, तो आई इंटू R1, आई इंटू R1 प्लस इधर आया आई इंटू R2, आई इंटू R2, फिर इधर आया माइनस VCC, माइनस VCC इक्वल टू 0, आई R1 प्लस R2। अभी लिखना मत, क्या लिखना है मैं बताऊंगा अभी। VCC आई इज इक्वल्स टू क्या आया, VCC अपॉन R1 प्लस R2। ये तो यहाँ पे आ गया करंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थेवेनिन तुल्य परिपथ के लिए फॉर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आई का वैल्यू आ गया, यहां पे आई आ गया, तो यहां पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो क्या, R2 पे आई इंटू R2 करोगे, करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो वोल्टेज क्या आएगा यहाँ पे VTH, VAB बोल लो इसको, इन दोनों पे। यहाँ पे वोल्टेज क्या खर्च होगा, जो R2 पे खर्च होगा, और R2 पे क्या ड्रॉप होगा, I इंटू R2, I इंटू R2। तो I तो कैलकुलेट किया था VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2।
ये तो हो गया वी ए बी, और वी ए बी किसके इक्वल होता है? आर टी एच के इक्वल होता है। अतः आर टी एच इज इक्वल टू वी सी सी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, सॉरी आर टी एच नहीं वी टी एच, वी टी एच आ गया ये तो वी टी एच कैलकुलेट कर लिया। तो ये थेवेनिन के लिए बात कर ली हमने, जो थेवेनिन इसी के अंदर बनाया था ना, उसी की बात कर रहा हूँ। तो वी टी एच का वैल्यू आ गया एक तो, हाँ वी टी एच का वैल्यू मिल गया। एक इसी तरीके से आर टी एच का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और आर टी एच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर टी एच थेवेनिन थ्योरम याद करना, जो भूल चुका है एक बार थेवेनिन का उठा के देख लेना कि वहाँ पे नोट्स में क्या लिखा था आपने। थेवेनिन में अगर वी टी एच आ गया, आर टी एच कैलकुलेट करना, तो इसकी जो ओपन टर्मिनल है उसी पर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए पहले बैटरी को भी रिमूव कर देते हैं। तो देखो इस बैटरी को हटा देंगे तो इन दोनों पे कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो ये रेसिस्टेंस बचेगा, एक ये रेसिस्टेंस बचेगा, मतलब R1 और R2, और ये दोनों कैसे रहेंगे? पैरेलल में रहेंगे। अरे ये ऐसे रहेगा ना। अब इतने सारे सर्किट बार बार बनाएंगे नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि हम लोग ये पहले पढ़ चुके। तो ये बैटरी को हटा देंगे तो ये ऐसा बनेगा, ये A और B। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध के लिए देखो ये और ये दोनों कैसे है? समांतर में है। मतलब यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आएगा ना तुल्य प्रतिरोध को RTH बोलते हैं, वो क्या आएगा? R1 और R2 का पैरेलल आएगा। समझे ना? तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से, समझ में आ गई होगी शायद आपको। ये VTH तो आ ही गया, तथा RTH इज इक्वल्स टू R1 पैरेलल R2, जो कि क्या होता है? R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये RTH का वैल्यू आ गया। RTH भी आ गया, VTH भी आ गया। ये चाहे तो आप RTH और VTH दोनों के वैल्यू आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। कहाँ पे? RTH और VTH के वैल्यू आप देखो, ये IB का वैल्यू जहाँ पे कैलकुलेट किया था ना आपने, वहाँ पे IB के वैल्यू में VTH और RTH का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इतना डिटेल में नहीं करते हैं। ये इतना ही यहीं पे छोड़ना था, ठीक है। तो अभी जो वहाँ पे छोड़ा था उसके आगे आप ये दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपके तो बने हुए हैं ना। ये डायग्राम बना सकते हो चाहो तो, ताकि समझ में आए आपको कैसे ध्यान रहे। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ का डायग्राम बना रहा हूँ, सर्किट बना रहा हूँ, ताकि आपको मैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहा हूँ तो आपको पता चले कि मैं कैसे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इन छोटी छोटी चीज़ों की वो बनाते नहीं, ऐसा समझा जाता है कि ये तो स्टूडेंट को खुद को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ से आता है, इसलिए मैंने बता दिया है। या RTH VTH का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अभी देखो आगे कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये है स्टेबिलिटी फैक्टर। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर को बोलते हैं स्थायित्व गुणांक। स्थायित्व गुणांक, इसको जनरली S से रिप्रेजेंट करते हैं। S स्टेबिलिटी, S फॉर स्टेबिलिटी, स्थायित्व गुणांक। देखो स्टेबिलिटी फैक्टर ये स्थायित्व गुणांक क्या बताता है, पहले एक चीज समझना। ऐसा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो आउटपुट करंट आ रहा अपना वो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। कि हमारे को जैसे हमारे को पता है कि चलो आउटपुट पे इतना करंट आ रहा है, अब मैं उसके हिसाब से डिवाइस को काम में लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस के लिए इतना करंट जरूरी है, इतना करंट आना चाहिए। अब मान लो कि उसकी इंटरनल जो भी लगाया है, क्या भी कोई भी डिवाइस लगाई है, मान लो एम्पलीफायर लगाया है, तो एम्पलीफायर का जो करंट आ रहा है आउटपुट पर वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए, ताकि अपनी आउटपुट पर जहाँ पर यूज में ले रहे हैं वो सिस्टम सही तरीके से काम करे। बट क्या होता है, एम्पलीफायर के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वजह से जो आउटपुट करंट होता है उन पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पैरामीटर्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आउटपुट करंट पर, उस चीज़ को स्थायित्व गुणांक से बताते हैं। उस चीज़ को किससे बताते हैं? स्थायित्व गुणांक से बताते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में चलेंगे किस तरीके से क्या है। तो लिखो किसी प्रवर्धक की निर्गत धारा
किसी प्रवर्धक की निर्गत धारा प्रवर्धक किसी प्रवर्धक की निर्गत धारा प्रवर्धक की विभिन्न राशियों पर निर्भर करती है। प्रवर्धक की विभिन्न राशियों पर निर्भर करती है। प्रवर्धक की विभिन्न राशियों पर निर्भर करती है। इसे स्थायित्व गुणांक द्वारा समझाया जाता है। इसे स्थायित्व गुणांक द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। द आउटपुट करंट ऑफ एन एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन the output current of amplifier depends on various quantities of an amplifier. Various quantities of the amplifier. The fluctuation of output current with these quantities. The fluctuation of output current with these quantities is explained by the stability factor. ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए क्या किया गया है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिखो। किसी प्रवर्धक की निर्गत धारा शरण धारा ICO निर्गत धारा शरण धारा ICO कोमा निवेशी वोल्टा VBE तथा धारा लब्धि बीटा पर निर्भर करती है। यदि इनके मान में परिवर्तन होता है तो निर्गत धारा के मान में भी परिवर्तन होता है। यदि इनके मान में परिवर्तन होता है तो निर्गत धारा के मान में भी परिवर्तन होता है। यदि इनके मान में परिवर्तन होता है तो निर्गत धारा के मान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इसको। द आउटपुट करंट ऑफ एन एम्पलीफायर IC ऑफ एन एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन the leakage current ICO, comma input voltage VBE, the leakage current ICO, the input voltage VBE and current gain beta ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि अभी देखो हम लोग कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम लोग एम्पलीफायर में काम में ले रहे हैं। उसमें आउटपुट करंट जो होता है वो IC होता है, निर्गत धारा IC है। तो देखो निर्गत धारा आउटपुट करंट IC ये है। IC जो होता है 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे IC है, किन किन का फंक्शन होता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उनका फलन होगा, उनका फंक्शन होगा। ये एक तो डिपेंड करता है ICO को बोलते हैं शरण धारा। एक होता है बीटा होता है धारा लब्धि करंट गेन। एक होता है VBE, इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज निवेशी वोल्टा। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। अब देखो अगर कोई भी अपना जो एम्पलीफायर है उसकी इन तीनों वैल्यूज में अगर चेंज होता है या तीनों में से किसी एक में भी चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, निर्गत धारा पर प्रभाव पड़ता है। निर्गत धारा भी फ्लक्चुएट होगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। आउटपुट क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। तो देखो
अगर इन तीनों में चेंज होता है तो इसमें कितना चेंज होगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक आइडिया बता देता हूँ कि कोई भी फंक्शन को कैसे डील करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। एक फलन होता है, कोई फंक्शन है और मान लो कि वो मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, वो फंक्शन है किसका, x, y, z का, और x y z का फंक्शन है। इसका मतलब है कि ये फलन f x y z पर निर्भर करता है, इन पे डिपेंड करता है। तो अगर x y और z इन तीनों में परिवर्तन होता है, इनमें चेंज होता है, तो f में भी चेंज होगा। मान लो x में चेंज होता है dx, y में चेंज होता है dy और z में चेंज होता है dz, तो f में कितना परिवर्तन होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल से। और आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल इस तरीके से फॉलो होता है कि मान लो x y और z में चेंज हो रहा है, तो f में जो टोटल चेंज होगा उसको लिखते हैं df। ये f में जो टोटल परिवर्तन हो रहा है वो है, और वो ऐसे लिखा जाता है कि जो f है इसका पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो आप, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट ले लेना। ये ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ ये बताती है कि जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। ये डिफरेंशिएशन किया इनटू x में जो टोटल परिवर्तन है, x में जो टोटल चेंज है वो dx। फिर इसके बाद में f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, और ये यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया तो x और z को कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा y में जो टोटल चेंज है वो dy। ठीक है। उसके बाद में डेल f का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, और यहाँ पे x और y को कांस्टेंट रख लिया, और यहाँ पे आ जाएगा z में जो टोटल चेंज है, z में जो टोटल परिवर्तन हो रहा है वो dz। ठीक है, ये आई बात समझ। ये जो रूल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ये सेम रूल इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ इक्वेशन 1 के लिए। यहाँ पे वेरिएबल ICO बीटा VB और जो फंक्शन है वो IC है। तो इसी प्रकार समीकरण 1 के लिए, इसी प्रकार समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए देखो समीकरण 1 के लिए क्या है। समीकरण 1 के लिए मैं अगर चेंज करूँ तो ये आएगा DIC। पहले IC का डिफरेंशिएशन होगा, IC का डिफरेंशिएशन में ICO के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ, और इस टाइम पर इन दोनों को बीटा और VBE को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा ICO में जो टोटल चेंज आ रहा है DICO, फिर प्लस डेल IC का बीटा के रिस्पेक्ट में, IC का बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन किया। इस टाइम पे IC और VBE को, ICO और VBE को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे लिखा D बीटा, फिर डेल IC और IC का VBE के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, VBE के डेल VBE, और यहाँ पे आया क्या ICO और बीटा, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ है, और यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर D VBE ये आ गया। ये रूल सेम इसमें फॉलो किया तो ये मिला मुझे। अब देखो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये वाला डेल IC अपॉन डेल ICO बीटा VBE, इसको लिखते हैं S से। ठीक है, ये जो फैक्टर है डेल IC अपॉन डेल बीटा ICO VBE, इसको लिखते हैं S डैश से, और ये जो है डेल IC अपॉन डेल VBE ICO बीटा, इसको लिखते हैं S डैश है। ठीक है, तो इन तीनों के वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। देखो इसका वैल्यू तो S हो जाएगा, इसका S डैश हो जाएगा, इसका S ट्रिपल डैश, नहीं सॉरी, इसका S डैश, इसका S डबल डैश। तो देखो अतः DIC इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया S इंटू DICO प्लस इसका हो गया S डैश D बीटा प्लस S डबल डैश, ये हो गया D, इसका S डबल डैश तो ये हो गया DVB, ये मिला मुझे। देखो वैसे तो ये S डैश और S डबल डैश इन तीनों को ही बोलते हैं स्थायित्व गुणांक। ये तीनों क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बस प्रैक्टिकली देखा जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, S डैश और S डबल डैश के वैल्यू काफी कम होते हैं। S डैश व S डबल डैश के मान बहुत अल्प होते हैं। S and S dash are very small quantities
तो ये बहुत कम होते हैं। तो देखो एस डैश को ऑलमोस्ट जीरो मान लेता हूँ, एस डबल डैश को भी ऑलमोस्ट क्या कर लूँ मैं, जीरो मान लूँ। तो ये क्या बच जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो डी आई सी बच जाएगा, डी आई सी जो बचेगा एस डी आई सी ओ, और जो एस मिला वो क्या मिला, डी आई सी अपॉन डी आई सी ओ। ये जो मिला मुझे ये क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया, स्थायित्व गुणांक। अभी तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला और कैलकुलेट करूंगा, लेकिन ये स्थायित्व गुणांक ऐसे बनाया गया, स्टेबिलिटी फैक्टर है इस तरीके से लिखा गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की। क्या है स्टेबिलिटी फैक्टर, ऐसे क्या हुआ, ये आईसी का आईसीओ के साथ में परिवर्तन की जो दर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आईसी विथ रेस्पेक्ट टू आईसीओ इज नोन एज एस, स्टेबिलिटी फैक्टर। इसका इसके साथ में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आईसी विथ रेस्पेक्ट टू आईसीओ, किसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर बोलेंगे। तो यहां पर अब जाके हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अभी तो मैंने बताया था कि एस इन चीजों में परिवर्तन होता है, तो एस आउटपुट में कैसे परिवर्तन होगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है एस। यहां से अब डायरेक्ट हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखो इसका डेफिनेशन, स्थायित्व गुणांक का डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, इसको इन्वर्टेड कोमा में भी लिखना है। जो भी डेफिनेशन लिखोगे इसको अंडरलाइन भी करना है पूरे को, है ना। देखो अगर कहीं भी टॉपिक में बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो ना, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया करो और अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर को अलग से दिख जाए। अदरवाइज हम लोग पहले अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो ऊपर तो ऑटोमेटिकली दिख जाता है। इस पर फोकस कराने के लिए आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में लिख रहे हैं। तो ये इतना तो छाप लिया होगा आपने, जिसने नहीं छापा इसको पॉज करके छाप लेना, ठीक है। हाँ अब देखो इसका डेफिनेशन लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट IC, the rate of change of output current IC, the rate of change of output current IC with respect to leakage current, the rate of change of the rate of change of output current IC with respect to leakage current ICO, with respect to leakage current ICO is known as stability factor, is known as stability factor, ठीक है। हिंदी में लिखो इसको, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लेना और आप अंडरलाइन कर लेना। हिंदी में लिखो, निर्गत धारा IC, निर्गत धारा IC का क्षरण धारा ICO के साथ परिवर्तन की दर, का क्षरण धारा ICO के साथ परिवर्तन की दर को स्थायित्व गुणांक कहते हैं, को स्थायित्व गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये मिल गया स्टेबिलिटी फैक्टर, स्थायित्व गुणांक। अब देखो अभी तो ये मिला, अभी मैं इसके दूसरी एक और फॉर्म कैलकुलेट करता हूं, दूसरी एक और रूप निकालता हूं, इसका दूसरा इक्वेशन कैलकुलेट करता हूं। उससे पहले मैं एक और चीज बताऊं। देखो क्या होता है, ICO जैसे मान लो क्षरण धारा का वैल्यू चेंज हुआ तो स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज हो जाएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि आउटपुट चेंज होगा। अब एक चीज समझना, ये कैसे समझ में आता है। ICO जो होता है क्षरण धारा एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हमने जब क्षरण धारा लीकेज करंट के बारे में बात की थी बीजेटी वाले चैप्टर में, तब मैंने ये बताया था कि जो क्षरण धारा लीकेज करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाते हैं तो ICO का वैल्यू बढ़ता है। तो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाओगे तो ICO में चेंज होगा, ICO में चेंज होगा तो IC चेंज होगा, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज हो रहा है। ये टेम्परेचर चेंज होने पर आउटपुट कैसे चेंज होता है, इस चीज को स्टेबिलिटी फैक्टर शो करता है। हम ये चाहते हैं ना कि जो भी आउटपुट रहे वो मेंटेन रहे तो अच्छी बात है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये ज्यादा चेंज होगा, तो कॉन्स्ट चेंज नहीं हो, IC आउटपुट का वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ज्यादा चेंज नहीं हो मतलब IC का वैल्यू कम से कम चेंज हो। IC का वैल्यू कम से कम चेंज होने का मतलब है कि S का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। मतलब एक अच्छा एम्पलीफायर तभी होगा जब S का वैल्यू कम हो।
स्थायित्व गुणांक स्टेबिलिटी फैक्टर का कम होने का मतलब है कि एम्पलीफायर अच्छा है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, हम जो दे रहे हैं वो आउटपुट मेंटेन है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे अगर आप एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को अलग अलग जगह पर लोकेशन पे यूज करते हो, जैसे मान लो आप एक शिमला में यूज कर रहे हो, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, राजस्थान में यूज करो टेम्परेचर अलग होगा, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपका स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आपके एम्पलीफायर की एफिशिएंसी है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है अगर हम लोग लोकेशन वाइज भी बात करें तो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बात कर लेता हूँ, मैं एक बार टाइम देख लूँ, 4 मिनट है। देखो एक चीज़ और होती है, ये इक्वेशन इसका स्थायित्व गुणांक का डेफिनेशन हो गया ना। अब देखो एक चीज़ और सुनो, जो आई सी होता है, सिंस आई सी इज इक्वल्स टू होता है बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ। हमने एक क्षरण धारा लीकेज करंट वाला जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी हमने, तो उस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मैं आई सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। उपरोक्त समीकरण का आई सी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग द अबाउ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आई सी। इसका आई सी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसका तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी या डी आई बी अपॉन डी आई सी, ऐसे लिख लो, डी आई बी अपॉन डी आई सी। यहाँ पे 1 प्लस बीटा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करो डी आई सी ओ अपॉन डी आई सी। ये आया। मैं काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी, ये आया 1 प्लस बीटा। ये देखो डी आई सी अपॉन आई सी ओ अपॉन डी आई सी, ये इसका उल्टा नहीं है क्या? डी आई सी अपॉन डी आई सी ओ का उल्टा है ना ये, मतलब ये 1 अपॉन एस है एक तरीके से, इसका उल्टा है मतलब 1 अपॉन एस है ये, तो वो 1 अपॉन एस है इंटू 1 अपॉन एस है। तो मुझे एस कैलकुलेट करना है, स्टेबिलिटी फैक्टर ही कैलकुलेट करना है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो आया एस इज इक्वल्स टू, स्टेबिलिटी फैक्टर है 1 प्लस बीटा अपॉन, ये इधर ले आया 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। ये स्थायित्व गुणांक का एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। वो तो बेसिक फॉर्मूला था जहां से डेफिनेशन बनाई, ये यूज करेंगे हम लोग मोस्ट ऑफ जगह पे। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसको डिराइव करो, इसकी व्युत्पत्ति करो। आई थिंक 2018 में भी पूछा हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन आया है कि इसका डेरिवेशन करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आ गया स्थायित्व गुणांक का फॉर्मूला आ गया, ये आई बी और आई सी के टर्म्स में आ गया। जनरली हमारे को क्या होता है, कोई भी सर्किट गिवन होता है तो उसमें आई बी आई सी की एक इक्वेशन पता होती है, तो उसकी हेल्प से हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो एस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एक नोट लिख लो या आप यहाँ पे कोई कंक्लूजन लिख सकते हो। मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जितना कम होता है उतना ही फ्लक्चुएशन कम होता है, और फ्लक्चुएशन कम है मतलब अच्छी बात है, एम्पलीफायर एक मेंटेन आउटपुट दे रहा है। जैसे आप डीजे पे गाना चला रहे हो, आप चलाना चाहते हो कि एक फिक्स वॉल्यूम में चले जितने में भी चल रहा है, और अगर स्टेबिलिटी फैक्टर सही नहीं है तो वो बार बार फ्लक्चुएट होता रहेगा, आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है, वो अच्छी बात नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि उस वॉल्यूम पे चले या उस पर्टिकुलर हम जहाँ चलाना चाहते हैं वहाँ पे चले, तो उसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत होना। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या, आउटपुट कांस्टेंट होना चाहिए, और आउटपुट कांस्टेंट होने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होता है उतना ही हमारा एम्पलीफायर अच्छा होता है। तो इसके लिए एक लाइन लिख लो यहाँ पे, एक अच्छे प्रवर्धक के लिए स्थायित्व गुणांक का मान कम होना चाहिए। एक अच्छे प्रवर्धक के लिए स्थायित्व गुणांक का मान कम होना चाहिए। फॉर ए गुड एम्पलीफायर द स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस। फॉर ए गुड एम्पलीफायर स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस। एक अच्छे प्रवर्धक के लिए स्थायित्व गुणांक का मान कम होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे।